स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। जैसे सभी को पता है आरआरबी पीओ एंड क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके फॉर्म भी ऑलरेडी चालू हो चुके हैं। 7 जून से लेकर के 27 जून तक इसके फॉर्म फिलअप करने की डेट है। अब इसके अंदर मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा, एक रोड मैप बता दूंगा जिसके कि आपको क्या तैयारी करनी है, आपकी स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए और किस वे के अंदर हम नॉर्मली तैयारी करें कि एक तरीके से हम आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क को अचीव कर सकें। तो एक छोटा सा रोड मैप है और वो बाकी का जैसे कि वैकेंसी कितनी है, क्या डिटेल है और कैसे मैथ के पीछे के प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और इस साल के जो पेपर हो तो उसके उस बेसिस पीछे का और पीछे के 2 या 3 साल का जो एवरेज रहा होगा उनके अकॉर्डिंग में कुछ क्वेश्चन के टाइप्स की, इतने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें से आए, इतने टाइप्स के क्वेश्चन इसमें से आए, वो सारी चीजें मैंने एक बार एक तरीके से रोड मैप के तौर पे ये यहाँ पे सिलेक्ट करी है। तो आपको जैसे आरआरबी पीओ और क्लर्क की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहला काम तो होगा कि अभी जो फॉर्म आ चुके हैं तो आप फॉर्म भर दो फटाक से। और फिर फॉर्म भरने के बाद में दूसरा काम होता है हमारा प्रिपरेशन का कि कहाँ से करें। तो उसका एक छोटा सा रोड मैप मैं तैयार लेके आया हूँ आपके लिए। तो मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि ग्रामीण बैंक की जो आप तैयारी करें तो किस वे में करें। तो इसके अंदर आपको मैं थोड़ा सा रोड में बता दूं, स्ट्रेटजी होगी आपकी, ठीक है, कि कौन सी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। एक तो स्ट्रेटजी, फिर होगा स्टडी प्लान कि हम पर डे क्या करें, कौन सी चीजों को डेली प्रैक्टिस के अंदर करें। क्योंकि देखो आरआरबी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए और इसके स्पीड आनी चाहिए अच्छे से, तब जाके हमारा प्री निकलेगा। तो स्पीड के लिए आपको डेली क्या रूटीन रहेगा वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा देखो यहाँ पे आपका सिलेबस क्या है और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। और हाल ही में देखो हर साल कुछ ना कुछ अपडेट होता है। आईबीपीएस का नाम ही, आईबीपीएस नाम से ही कुछ क्या होता है कि हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें अपडेट करता रहता है। तो इस बार जैसे किस वे में अपडेट करें तो हमें तो प्रिपरेशन होके जाना है हर तरीके से। तो सबसे पहला देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि टोटल वैकेंसी जो भी है, तो जैसे मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन अभी जो इनकी डेट है फॉर्म की वो है 7 जून से फॉर्म चालू हो चुके हैं और 27 जून तक आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और दोनों के अंदर ही क्या है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब बात करते हैं हम, देखो नेक्स्ट आगे वाली। अब इसमें सबसे पहले देखो कि कितनी वैकेंसी आरआरबी पीओ में है और कितनी वैकेंसी क्लर्क में है। तो हमारे पास में टोटल इन्होंने जो डिसाइड करी है 4483 4483 जो वैकेंसी है वो आरआरबी क्लर्क के लिए है और पीओ के लिए 2676 वैकेंसी। तो ओवरऑल 8000 के अप्रोक्स वैकेंसी है। पिछली साल ये 10,000 थी और जैसे ही आपने जस्ट लास्ट जब फाइनल इन्होंने इनका जो सिलेक्शन हुआ था लड़कों का तो कुछ सीटें और ऐड कर दी गई थी, तो अप्रोक्स 12,000 के आसपास ये पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे भी अभी कुछ बैंक ऐसे हैं जिन्होंने एनआर दिखा रखा है वहां पे, तो शायद वो अपनी सीट डालें। तो अभी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो जनरली टोटल वैकेंसी कितनी है, देखो 8,000 के अप्रोक्स है। तो अब हमें करना क्या है कि वैकेंसी तो आ चुकी है, ये अब वो डिपेंड वो अलग उन पे है कि जैसे 1% सीट डाले ना डाले, तो उनको सारी नेग्लेक्ट करके हमें तो एक सीट चाहिए। तो एक सीट के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं। तो आप देखो वैकेंसी डिटेल, यानी आप किसी एक स्टेट से ही फॉर्म भर सकते हो, चाहे आपकी चॉइस है। तो डिपेंड, बस ध्यान ये रखना कि अगर आप आरआरबी पीओ में जा रहे हो तो इंटरव्यू वगैरह होगा, एक होगा जैसे क्लर्क में जा रहे हो तो वहां की एक लोकल लैंग्वेज के लिए अथॉरिटी बोलता है, तो कुछ टाइम बाद में आपका वहां पे टेस्ट लिया जाएगा। तो एक बार आप वैकेंसी डिटेल के लिए आप अपने अकॉर्डिंग सहूलियत जो होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग भर सकते हो। दूसरा हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेट, जो मैंने अभी आपको बताई थी। 7 जून से फॉर्म स्टार्ट है और कहां तक फॉर्म भरे जाएंगे, 27 जून तक, ठीक है। 27 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद जैसे बात करें तो पीओ की प्रीलिम्स कब हो सकती है, यानी पीओ की जो उन्होंने प्रीलिम्स डिसाइड करी आरआरबी पीओ, तो उस प्रीलिम्स की डेट है वो अप्रोक्स अगस्त में होगी। तो वो ज्यादातर क्या होता है कि हर साल यही रूटीन होता है, जैसे पहले लॉकडाउन की वजह से कुछ भी हुआ हो तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है 5-7 दिन। अदरवाइज जैसे उन्होंने अगस्त के फर्स्ट वीक, अप्रोक्स फर्स्ट वीक एंड में उन्होंने डिसाइड करी है। तो आईबीपीएस जाना ही किसी के लिए जाता है कि जो उन्होंने एग्जाम डिसाइड कर दी तो उसी दिन वो एग्जाम लेंगे ही लेंगे, आप कुछ भी कर लो। तो उन्होंने डिसाइड एक तरीके से कुछ भी हो जाए वो एग्जाम लेंगे। तो अगस्त को आपको एक बार प्रीलिम्स हो जाएगी, उसके बाद में जैसे सितंबर और अक्टूबर में क्या डिसाइड, आपकी मेंस। तो जस्ट आपकी पीओ के अगले ही दिन जैसे 14 या 15 को जो भी डिसाइड होती है, क्लर्क की प्रीलिम्स हो जाएगी और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में इनकी मेंस हो जाएगी। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो सबसे पहला काम हो जाएगा आपकी डेट्स का। इन्हीं डेट को ध्यान में रखते हुए हमें एक स्ट्रेटजी के थ्रू काम करना है और बाकी की मेहनत आपको करनी है। मैं एक ओवरव्यू आप रोड मैप बता देता हूं, उस रोड मैप के तहत आपको चीजें कवर करनी है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या हो।
प्री का एग्जाम पैटर्न क्या होगा और मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। दूसरा आगे जाके देखेंगे तो हमें एग्जाम पैटर्न मेंस में क्या क्या आएगा और पीछे के ईयर्स में क्या क्या एग्जाम्स में आया है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और कितना वेटेज किसका रहता है, वो सारी चीजें मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर एंड स्ट्रेटजी, तो हर पार्ट में जैसे आप प्री में बैठोगे तो क्लर्क जो रीजनिंग वाला पार्ट है उसको कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है और कितने मॉक लगाने हैं, कितने आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितनी पजल करनी है, वो सारी डिटेल आपको आगे मिल जाएंगी। फिर डेली टास्क लिस्ट टू इंक्रीज स्पीड, यानी सबसे मेन देखो बैंक के एग्जाम का जो सबसे मेन क्वालिटी वाला जो केस होता है वो क्या होता है, स्पीड। बैंक में अगर आप प्रीलिम्स कवर क्लियर करना चाहते हो तो आपको क्या आना चाहिए, आपकी स्पीड इंप्रूव होनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी कुछ टिप्स होते हैं कैलकुलेशन वाले पार्ट के, उन पे आपको डेली स्पीड पे काम करना है और वही स्पीड आपको कहां तक लेके जाएगी, आगे आपके मेंस से आगे इंटरव्यू और आपके सिलेक्शन तक लेके जाएंगी। तीसरा लास्ट हमारे पास में की पॉइंट फॉर मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट देते हैं तो हम मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे की पॉइंट है कि हमारे मॉक टेस्ट पे हम काम करें और उन पे एनालिसिस करें, तो ये सारे के सारे डिटेल में आपको आगे वाले जो स्लाइड है उनके अंदर बताऊंगा। तो यहां तक आपको शायद समझ आ गई होगी बात, यानी 7 जून से लेकर के 27 जून है, बाकी का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर आप सारी चीजें देख सकते हो और फॉर्म फिलअप कर दो। अब जैसे हमारा पहला पार्ट आता है, देखो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, इनका प्रीलियम्स एग्जाम का जो पैटर्न है, तो प्रीलियम्स एग्जाम्स का पैटर्न तो आपको सबको बता दूं कि सबसे पहले आप प्री में बैठोगे तो आपके पास में 2 ही पार्ट आएंगे, यानी ग्रामीण बैंक। अगर बैंक की पैटर्न की बात करें तो बैंक में ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसके अंदर प्रीलियम्स में 2 ही चीजें आती हैं, मैथ एंड रीजनिंग। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी मैथ के 40 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे, 40 नंबर के पर क्वेश्चन पर 1 नंबर का, ठीक है। फिर रीजनिंग एबिलिटी वाला होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के, 40 नंबर के। तो ओवरऑल आपका पेपर कितने नंबर का हो जाएगा, 80 नंबर का। और ओवरऑल आपको जैसे मैक्सिमम मार्क्स भी कितने हो गए, 80 नंबर। अब डिपेंड है कि आप कितने नंबर आप किस वे में प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीजें मैं सारे आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट जो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि हमें टाइम कितना मिलेगा सर, तो टाइम आपको देखो 45 मिनट मिलेगा। कितने मिनट मिलेगा, 45 मिनट। अब 45 मिनट में आपको, इस 45 में आपको मैथ करना, रीजनिंग करना। अब आपको एक चीज बता दूं, जैसे एसबीआई वगैरह जो बैंक होते हैं, आईबीपीएस हो गया, उन एग्जाम्स के अंदर आपको हर सेक्शन के लिए 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। बट यहां एक ये ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको ओवरऑल टाइम मिलेगा, मतलब 45 मिनट में। अब आपकी चॉइस है, आपने अगर रीजनिंग अच्छी कर रखी है, मैथ आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप जितना भी 20 मिनट में करो, 22 मिनट दो अपने अकॉर्डिंग। जैसे आप बोलोगे सर मैं तो इसको 22.5 मिनट ही दूंगा, फिर बच्चे अपने पास 22.5 मिनट। आप बोलोगे सर मैं तो 22.5 मिनट में कवर कर लूंगा। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि आराम से इजीली कर लेते हैं, फिर भी उनके पास 2-3 मिनट बच जाती है। तो जनरली वो किसका होता है, देखो वो सारा होगा आपका प्रैक्टिस का। आपने जिस वे में प्रैक्टिस करी है उस वे में आप ये यहाँ पे टाइम कवर कर लोगे। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो आप 20 या 21 मिनट या 20 या 21 मिनट के अंदर अंदर रीजनिंग का पार्ट को कवर करने की कोशिश करें। अगर आपकी मैथ अच्छी है, कैलकुलेशन वाली स्पीड अच्छी है, तो आप 20 या 21 मिनट में मैथ वाले पार्ट को कवर करने की कोशिश करें। तो जनरली उसके बाद जो मैटर बचता है आपको, वो आपको क्या करना है, कवर करना है। तो सबसे पहला आपको मैंने बता दिया, प्रीलियम्स दोनों में सेम रहता है, आरआरबी पीओ हो चाहे क्लर्क हो, दोनों के अंदर सेम प्रीलियम्स आएगा, 40 मैथ के 40 रीजनिंग के क्वेश्चन। तो पहला टास्क हमारा 45 मिनट में अगर प्रीलिम्स पास करना है तो सबसे पहले आपको 2 चीजों पे फोकस रखना है। अब देखो इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पे हिंदी नहीं आती प्रीलिम्स में, ओनली फॉर 2 ही पार्ट आते हैं, तो ये इतना ज्यादा कोई टास्क नहीं है। बस हमारा टास्क इसका है, स्पीड के साथ में हमारी एक्यूरेसी का, ठीक है। तो क्योंकि आईबीपीएस जो है वो आपको एक्यूरेसी के मार्क्स एक्स्ट्रा भी देता है। अगर आपके पूरे नंबर आ गए, आपने अगर जैसे 80 में से 70 कर लिए, 70 एक्यूरेट सही है, तो आपके 2-4 नंबर वो बोनस आपको दे देगा। वो इसीलिए क्या होता है कि आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारे, मैंने आपको बता दिया कि पीओ के प्रीलिम्स में और क्लर्क दोनों में सेम पैटर्न रहेगा। अब दूसरा देखो, आरआरबी पीओ के अंदर अगर बात करूं तो रीजनिंग सिलेबस, यानी आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूं पहले, ठीक है। तो उसके अंदर जो रीजनिंग है और प्रीलिम्स का रीजनिंग, तो उसके अंदर क्या पार्ट आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तो वहां पे देखो सबसे पहले बात करूं तो ये लगभग जो होता है ना 50% का जो वेटेज होता है वो किन का होता है, अप्रोक्स, कई बार 45 हो गया या 50 हो गया, तो अप्रोक्स जो 50% के अप्रोक्स जो इसका जो होता है ना वेटेज, वो किसका होता है, पजल्स का होता है। अब पजल्स के अंदर देखो कौन कौन सी आ गई, फ्लोर बेस आ गई,
ठीक है, सर्कल बेस आ गई, जिनके अंदर कुछ अंदर की साइड देख रहे हैं, कुछ बाहर की साइड देख रहे हैं, या फिर जैसे ब्लड रिलेशन के साथ में आ गई। तो जनरली अगर प्रीलिम्स की पजल देखिए तो इतना कोई लेवल होता नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपको मैं सारी स्ट्रेटजी आगे बताऊंगा कि आपको पर डे कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए पजल्स की। तो यहाँ पे हर टाइप्स की आपको पजल, क्योंकि किसी भी टाइप्स की आ जाए, जैसे रो वाली आ गई, रो में कोई उत्तर की साइड देख रहा है, नॉर्थ देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है, ठीक है। एक जैसे कि आप देखो तो फ्लोर पजल के साथ में आप एक पजल अच्छे से करके जाएं, उस पर प्रैक्टिस, क्योंकि पिछले 2 साल में वो एक ऐसी पजल है जो हर बार आती है, लगभग शिफ्टों में आती है। वो कौन सी होती है? फ्लोर और फ्लैट वाली। कौन सी पजल? फ्लोर एंड फ्लैट वाली। तो जनरली ये पजल पिछले 1 साल पिछली वाली हर एग्जाम्स में अप्रोक्स आई है, फ्लोर किसके साथ में? फ्लैट के साथ में। तो इन पजलों पे आप वर्क करेंगे। पहला काम। दूसरा देखो, इनइक्वलिटी के पीओ के आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन थे, तो आपको इसकी ये स्ट्रेटजी में आगे बताऊंगा कि किस वे में करना है। तो सबसे पहले देखो 5 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के आते तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपके क्वेश्चन होने चाहिए, आपकी ये स्पीड होनी चाहिए। और ऑलमोस्ट इतना कोई टास्क है भी नहीं, आराम से 1 मिनट के अंदर आप ये सारे 5 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। फिर देखते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लास्ट ईयर जो थे अप्रोक्स, अगर एवरेज निकालूं सारी शिफ्टों का, तो हर शिफ्ट का एवरेज निकालू तो 4 क्वेश्चन, तो 1-2 कम ज्यादा हो सकता है। तो 4 क्वेश्चन किसके थे बताओ? डायरेक्शन का। तो ये भी आप 2 या 1.5 या 2 मिनट के अंदर आराम से कर सकते हो। फिर जैसे सिलोलिज्म यानी सिलोक की बात करूं तो 3 से 5 भी हो जाए, ठीक है। 3 थे तो अप्रोक्स 5 होता है जनरली। तो कई शिफ्टों में 5 आती है, कई में 3 आ गई थी, तो वो कोई इश्यू नहीं है। तो हमें तो प्रिपेयर होके जाना है। तो 5 जो सिलोक होती है उनको आप इस वे में डिसाइड, इस वे में आप डेली प्रैक्टिस करें कि आप आराम से इनको 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे बात करूं तो ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन तो फिक्स है, वो आपका पीओ हो चाहे क्लर्क हो, अप्रोक्स हर प्रीलिम्स में आना जरूरी है। तो ये मतलब ये कितना हो जाएगा? इसके 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 की जगह 2 आ जाए या 3 आ जाए, इससे ज्यादा रेयरली देखे मैंने, नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप आराम से 1.5 मिनट के अंदर इसको 1.5 या 2 मिनट में, जो भी आपकी स्पीड, जितना आप वर्क करोगे इन दिनों में, तो आराम से आप ये कवर कर सकते हो। दूसरा देखो, वर्ड फॉर्मेशन, यानी आपको कोई वर्ड दे देगा, उसके अंदर बोलेगा कि इसके ये अल्फाबेट उठाओ और यहां से आपको ये वर्ड बनाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, या कितने वर्ड बनेंगे इन 4 अल्फाबेट से। तो जनरली ये वर्ड फॉर्मेशन के 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और एक पेयरिंग वाला, तो पेयरिंग वाले के अंदर भी सेम, कि इसमें बताओ कि जैसे कोई भी अल्फाबेट दे दिया, जैसे बात करूं मैं एप्पल का लिख दिया, ठीक है। तो अब एप्पल वाले में बोलेगा कि बताओ इनका अप्रोक्स सेम पोजीशन पे कौन कौन से आ रहे हैं, यानी इनके जो पेयर कितनों के बन रहे हैं, तो वो सारी चीजें होती है। तो एक क्वेश्चन इसका फिक्स आता है, ये फिक्स आता ही आता है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो डिपेंड करता है कि वो एग्जामिनर आपके डायरेक्शन या फिर सिलोग में से एक दो कम कर दे, ब्लड रिलेशन या वर्ड फॉर्मेशन ना दे, इनके साथ में कौन कौन से एक्स्ट्रा दे सकता है? देखो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन दे दे, ठीक है। कौन कौन से? कोडिंग डिकोडिंग। और इसके कितने क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो कई शिफ्टों में कोडिंग डिकोडिंग आ जाए, कई के अंदर इनइक्वलिटी आ जाए, तो 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ये आ सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है किसी पे भी आ जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपको मिक्स सीरीज आती है, मिक्स सीरीज में अल्फाबेटिकल होगी, न्यूमेरिकल होगी, या फिर अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल सीरीज। तो दोनों चीजों से अगर मैं बात करूं तो अलग अलग आ जाए, या फिर मिक्स सीरीज इसको बोल सकता हूं। तो ये सारी चीजें इसमें आ सकती है। तो इसके भी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 5। तो ऑलमोस्ट इनमें से कोई क्वेश्चन कम कर दिया, पजल 17-18 पजल 17-18 क्वेश्चन कर दे, बाकी के कोडिंग डिकोडिंग कर दे, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड होता है। तो हमें प्रिपेयर करना, ये वाले पार्ट को प्रिपेयर करते हुए चलना है। तो ये जैसे आरआरबी पीओ का आराम से इतने में करोगे तो कवर हो जाएगा। बाकी का जैसे किस वे के अंदर स्ट्रेटजी है, वो सारी चीजें आपकी रीजनिंग और मैथ दोनों की चीजें बताऊंगा, हर टाइप्स की आगे आपको बताता जाऊंगा। ये हो गया हमारा लास्ट ईयर का जो रीजनिंग का पार्ट था, वो किसका था? आरआरबी पीओ का। अगर मैं क्लर्क की बात करूं रीजनिंग में, तो प्रीलिम्स वाली जो क्लर्क है उसके अंदर देखो क्या क्या आ सकता है आपके पास में। तो वही केस अप्रोक्स 50% के अप्रोक्स क्या हो जाएगा वेटेज, बताओ किसका? पजल का। तो हमारा मेजर पार्ट जिसपे बार बार प्रैक्टिस करनी है वो कौन सा है? पजल। अब पजल में वही बात, फ्लोर हो जाए, फ्लैट फ्लोर हो जाए, सर्कल बेस हो जाए, या फिर कोई ब्लड रिलेशन बेस हो जाए, तो जनरली कुछ भी आपके पास में आ सकती है। तो जनरली जितनी भी 8-10 टाइप्स की पजल होती है उन पे आप डेली प्रैक्टिस करते रहो। दूसरा देखो इनइक्वलिटी 4 या 5, ये लास्ट ईयर का डाटा बता रहा हूं, जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में एवरेज निकाल के कि इन एग्जाम्स में इतने इतने क्वेश्चन आए थे। सिलो का सेम वही पैटर्न रहेगा, क्योंकि देखो पैटर्न दोनों में सेम रहता है, प्योर क्लर्क में बस लेवल 10%, 19%, 10-20% थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी का पैटर्न रखोगे तो सेम टू सेम दोनों के अंदर, क्योंकि सिलेबस सेम, एग्जाम सेम, बस लेवल ऑफ क्वेश्चन ही चेंज मिलेंगे, बाकी का पूरा वही पैटर्न मिलेगा, ठीक है।
तो ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन के आगे एक यहाँ पे 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, 2 से 3 भी मिल जाए। अब ये न्यूमेरिकल सीरीज ये मिलती ही मिलती है किसमें, आरआरबी क्लर्क में, ये फिक्स है। तो न्यूमेरिकल सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा, या तो कोई नंबर मिलेंगे पेयर के अंदर, जैसे 1 2 3 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, 5 6 7, ऐसे 2 3 या 4 पेयर बना देगा वो, ठीक है। और फिर बोलेगा कि बताओ इस सीरीज में से कोई भी क्वेश्चन को इंटरचेंज करवा देगा इनके डिजिट को, और फिर बोलेगा ये बड़ा या छोटा, तो एवरेज उस टाइप्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल नंबरिक सीरीज हो गया, या फिर कौन सी सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, या फिर कौन सी, मिक्स सीरीज। अब जैसे बात करूं मैं तो लेटर सीरीज, तो ये लेटर सीरीज के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 5 क्वेश्चन लेटर सीरीज कौन सी होती है, जैसे ए आ गया, सी डी ई, ऐसे करके लगभग 15 से 20 अल्फाबेटिकल या लेटर दे देगा। उन लेटर को करना क्या आपको, कि इन लेटर के अकॉर्डिंग वो बोलेगा कि बताओ लेफ्ट से कौन सा है, राइट से कौन सा है। उसके बाद में जैसे और बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, वो सेम कोडिंग डिकोडिंग भी दे सकता है, कोडिंग डिकोडिंग दे दे, या फिर कौन सा दे सकता है बताओ, रैंकिंग वाला दे दे, कि बताओ लेफ्ट से ये इतने नंबर पे तो राइट से ये कितने नंबर पे। तो जनरली ये आपका जो पार्ट है वो रैंकिंग वाला दे दे, कोडिंग डिकोडिंग दे दे। अब कुछ ऐसे बोलते हैं कि सर इनपुट आउटपुट आएगा या नहीं, तो आरआरबी पीओ हो या फिर क्लर्क हो, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट में क्या टाइम टेकिंग है, तो एग्जामिनर भी ये डिसाइड करता है कि आपको वही पैटर्न देगा कि आप उसको इन 45 मिनट्स में क्वेश्चन अगर आपकी स्पीड है तो आप कर सकते हो। तो इनपुट आउटपुट वाला पार्ट है वो किसका होता है, मेंस का, जो प्री में नहीं आता, ठीक है। दूसरी बात करें लेटर सीरीज वाले आ जाएंगे, बाकी का ये रैंकिंग आ गया, डिकोडिंग और इसका कोडिंग डिकोडिंग आ सकता है। बाकी का सेम यही पैटर्न रहेगा। ये लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन पजल के थे, तो 5-5 के हो या फिर 4-4 के, जो भी वो डिसाइड करे। 4 क्वेश्चन इनइक्वलिटी के थे, सिलो के 5 थे, और ब्लड रिलेशन के 2, और न्यूमेरिकल सीरीज के थे 4, और लेटर सीरीज के थे 5। तो जितनी भी शिफ्टें थी उन शिफ्टों का ये क्या है बताओ, एवरेज। अब हम चलो बात करते हैं, ये हमारा रीजनिंग का पीओ और कलर का दोनों का डिसाइड हो गया। दोनों में आपने देखा होगा कि अप्रोक्स कितना आ रहा है, ये 50% के अप्रोक्स तो हमारा वर्क किस पे होता है, पजल पे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें कवर करनी है। अब हम बात करते हैं, अब देखो आरआरबी पीओ रीजनिंग सिलेबस अब किसका है, उतनी वो तो कौन सा था, अभी तक हमने जो रीजनिंग का पार्ट देखा था, पीओ का देख लिया, क्लर्क का देख लिया। अब आते हैं हम किस पे, मेंस में, यानी आरआरबी पीओ रीजनिंग सिलेबस जो मेंस में, कि मेंस वाले पार्ट में सर कितना चेंजेस होता है। तो अगर पीओ में जाओगे तो अप्रोक्स आपके 17 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, अब 17 से 18 मिल जाए, 20 मिल जाए, वो मिलेंगे आपको सेम वही पजल। यानी अप्रोक्स मतलब डेली अगर आपको जॉब इसमें अचीव करनी है तो आपको किस वे पे ध्यान देना होगा, आपको पजल पे ही ध्यान देना होगा, ज्यादा से ज्यादा पजल को। तो डेली रूटीन में जैसे हम कोई बीमार हो जाते हैं कई बार, तो उस वे में हम अगर टेबलेट्स ना लें तो वो क्या होता है, वापस हमारी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी वे के अकॉर्डिंग अगर आपको डेली कैप्सूल के वर्क तौर पे अगर काम करोगे तो आराम से आपकी पजल की स्पीड अच्छी हो जाएगी और कम टाइम में चीजें बनने की। अब ऐसे नहीं कि आप पजल करने बैठे हो तो आप आराम आराम से कर रहे हो, अगर एक बार समझ लिया वहां तक तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही समझने के बाद में आपको करना क्या है, सारी पजल पे स्पीड बनानी है। मतलब कोशिश ये करना कि हमारा हाथ जो हम स्पीड से करें तो वो बहुत ज्यादा टाइमर लगा के पजल स्टार्ट करें। पहले समझ लो, समझने के बाद जहां भी आपको प्रैक्टिस के लिए चीजें मिले उन पे आप टाइमर लगा के पजल करो, ठीक है। सिलोग था तो लास्ट मेंस में पीओ में 3 क्वेश्चन सिलोग के थे। रैंकिंग, तो रैंकिंग 2। अब देखो बात करूं आपको, आप बोलोगे सर यहाँ तो शिफ्टों का एवरेज थोड़ी ना है, क्योंकि पीओ का और क्लर्क का अगर मेंस होता है तो वो एक ही शिफ्ट में होगा, चाहे कितने भी स्टेट हो चाहे कुछ भी हो। हम प्री तो होगा, प्री तो कितने भी शिफ्ट में हो जाए, लेकिन क्लर्क और आरआरबी पीओ दोनों का मेंस जो होगा वो एक ही शिफ्ट में होता है। पीओ की अलग शिफ्ट होगी और क्लर्क का जब भी मेंस होगा तो उसकी एक ही शिफ्ट होगी, ठीक है। फिर बात करता हूं मैं लॉजिकल रीजनिंग और पॉसिबल है, देखो डिपेंड है। इस बार तो अभी तक तो ये होता था, अगर आरआरबी पीओ या क्लर्क सोचे तो वो 2 शिफ्ट भी ले ले, तो हमें उस चीज में भी उतना बात नहीं करनी, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस की वजह से ही मैं चीजें बता रहा हूँ कि कौन से वे में आपको चीजें कवर करनी है। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर के 6 क्वेश्चन थे। अब उसके बाद में डायरेक्शन, डायरेक्शन में 2। डाटा सफिशियंसी, अब बात करोगे सर ये डाटा सफिशियंसी क्या आ गया, तो डाटा सफिशियंसी अगर आपको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जिन्होंने पढ़ा होना अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप देख सकते हो, या फिर मैक्सिमस कैरियर एकेडमी जो यूनिट ऑफ प्रयास है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा,
डाटा सफिशिएंसी में हमारा ओवरऑल जो पजल्स हो गई या फिर कोई सिलोग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, रैंकिंग हो गया, कुछ भी रीजनिंग का पार्ट हो गया, उसको वो क्वेश्चन दे देगा दो और बोलेगा कि बताओ इसमें से कौन से हम कौन सा आंसर निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। तो ये डाटा सफिशिएंसी का पार्ट होता है। इसमें बस हमारे जो टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, जितने आपके टॉपिक पे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे उन्हीं पे आपको फोकस करना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो डाटा सफिशिएंसी के आराम से इजीली आप 5 क्वेश्चन है वो 2 या 3 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, फिर बात करता हूं ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन का देखोगे तो कितना है बताओ, 2 क्वेश्चन। और लेटर बेस क्वेश्चन, वही लेटर बेस क्वेश्चन यानी अल्फाबेटिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 हो जाएंगे। और मिसलेनियस के जो क्वेश्चन है वो कितने, 1। तो ये हमारा मेंस का पार्ट है। तो मेंस के जो बताऊं तो एक तरीके से वेटेज देखोगे तो आपका पजल्स हो गया, सिलोग हो गया, रैंकिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग में जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग आ जाए या फिर इनपुट आउटपुट आ जाए, इनपुट आउटपुट आ जाए, क्योंकि देखो पीओ है तो पीओ में इनपुट आउटपुट आना लाजमी है और आना ही है। एक तरीके से इनपुट आउटपुट प्री में नहीं आएगा क्योंकि टाइम टेकिंग होता है कई बार, तो ये मेंस में आ जाएगा। फिर बात करें कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, कोडिंग डिकोडिंग हो जाए, तो ये सारे पार्ट जो हैं वो आपको एक तरीके से किस में मिल जाएंगे, पीओ पीओ के जो मेंस हो गए रीजनिंग का वो पार्ट। तो आप एक ओवरव्यू देख सकते हो कि आपको हर जगह पे पजल प्लस सारी चीजें वो सिमिलर ही मिल रही है, बस पजल का यहाँ पे लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अप हो जाएगा। क्योंकि पीओ की जो प्री एग्जाम्स की जो पजल्स होती हैं उनके अंदर आप एक वेरिएबल या 2 वेरिएबल से ज्यादा नहीं मान सकते, उसके पहले पहले पजल कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर मेंस में आते हैं 2 या 3, 2 वेरिएबल या फिर एक आधी पजल में तीसरा वेरिएबल यूज करवा देगा और 2 या 3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो ये जनरली उसमें थोड़ा सा लेवल हो जाता है क्योंकि मेंस है, मेंस है तो आपको मेंस देने के लिए लेवल तो थोड़ा चेंज करके देगा, तो ये पार्ट आपको यूज करना है। तो ये देखो आपका हो गया आरआरबी पीओ का रीजनिंग का जो मेंस का सिलेबस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आरआरबी क्लर्क रीजनिंग सिलेबस मेंस, वो तो पीओ का था। अब देखो क्लर्क में कितना चेंजेस होता है, चेंज कुछ भी नहीं होता, बस लेवल जो होता है ना वो थोड़ा सा लो होता है कि वो क्वेश्चन के जो सोचने वाली कैपेसिटी वाले क्वेश्चन उसमें ज्यादा हो जाएंगे पीओ में, क्लर्क में पजलों का लेवल भी थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जनरली अगर क्लर्क में देखोगे तो देखो क्लर्क में पजल आती है अप्रोक्स, लास्ट ईयर जो एग्जाम था उसमें 25 के अप्रोक्स पजल आई थी। शिलोग की बात करूं 3 शिलोग आई थी। इनइक्वलिटी की जो आप 1 मिनट में आराम से चाहे पीओ हो मतलब कि क्लर्क हो चाहे पीओ हो, प्री हो चाहे मेंस हो, अगर इनइक्वलिटी आती है तो आप 1 या 1.5 मिनट के अंदर उनको आराम से इजीली कर सकते हो। जो अगर किसी को ट्रिक्स वगैरह नहीं पता है तो जनरली आगे मैं आपको इस इनइक्वलिटी पे एक वीडियो बना के डाल दूंगा। बाकी का जैसे आप चाहो तो मैक्सिमस करियर अकेडमी सीकर यूनिट ऑफ प्रयास को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद जैसे मशीन इनपुट आउटपुट, तो मैंने क्या बोला था, क्लर्क और पीओ दोनों के अंदर मेंस के अंदर ही आता है इनपुट आउटपुट, ना कि प्री में। तो 3 क्वेश्चन अप्रोक्स, अब कम ज्यादा देखो यूनिट है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे कोई सा भी कर सकता है। अगर डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कितने हैं, 3 क्वेश्चन। तो डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन और किसके हो जाएंगे बताओ, मीनिंगफुल वर्ड का 1 क्वेश्चन और ब्लड रिलेशन का हो जाएगा 1 क्वेश्चन। ये तो था लास्ट ईयर एग्जाम। अब डिपेंड करते हैं कि 1 क्वेश्चन से मान के चलो 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई से भी को कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, तो पार्ट ऑफ देखोगे तो मेंस में भी किसका मेजर पार्ट रहता है, अगेन किसका बताओ, पजल्स में। क्लर्क में भी सेम ये था, पीओ में भी सेम था, प्री में भी था, मेंस में भी। तो हमारे को और इतना ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस करने के साथ में कुछ टेक्निक्स को अगर गलती ना करो और कम टाइम में करने की टाइमर लगा के अगर पजल को सोल्व करोगे तो शायद क्या 100% ही हो जाएगा आपका, आराम से पजल बनाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो टाइमर लगा के ही आप क्या करो, पजल करो। बाकी का सिलोग वगैरह वो सारे स्ट्रेटजी में बता दूंगा कि कौन से वे के अंदर आपको चीजें कवर करनी है। तो ये हो गया हमारा आरआरबी क्लर्क रीजनिंग सिलेबस, जो कि पिछली बार का जो सिलेबस था उसके अंदर की कौन से क्वेश्चन कितने आए थे। अब बात करते हैं हम आगे। अब देखो जैसे हमने दोनों की प्री और मेंस के दोनों पार्ट देख लिए, अब बात करते हैं कि हम तैयारी किस वे में करें। चलो हमें बता तो दिया भाई इसमें से इतना आएगा, ये वाला पार्ट अप्रोक्स इतना आता है, इसका वेटेज इतना होता है। तो चलो अब बात करते हैं कि टारगेट आपका क्या रहे, किसके लिए, रीजनिंग के लिए। क्योंकि हमारे पास में जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो एक स्ट्रेटजी का पॉइंट ऐसा हो कि हम आराम से एग्जाम्स को क्वालिफाई कर जाएं। तो सबसे पहले बात करूं तो आप डेली इनइक्वलिटी के 20 क्वेश्चन, अगर आपकी स्पीड अच्छी हो चुकी है तो अप्रोक्स 20 क्वेश्चन या फिर आप 20 से 30 क्वेश्चन तक के इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आपको डेली लगाने ही लगाने हैं। अगर आपने एक बार कुछ टिप्स कवर कर लिए और टिप्स कवर करने के बाद में 20 से 30 क्वेश्चन आराम से आप इजीली क्या कर लोगे, 2, 3 या 4 या 5 मिनट में आराम से कवर हो जाए।
5 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाते हैं, तो सोच लो आप 6 मिनट या 5 मिनट में चीजें कवर कर लोगे। तो आपको डेली इनइक्वालिटी के 20 से 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सिलोजिज्म वाला, सिलोजिज्म केस यानी सिलोग के जो क्वेश्चन है, आप चाहे कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कोचिंग में मैक्सिमस कैरियर अकेडमी में आए, या फिर यहाँ से आपको जो पीडीएफ मिलती है उन पीडीएफ को सोल्व करें, या यहाँ पे जो पीडीएफ वगैरह या फिर जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं उनमें करें, तो जनरली आपको डेली का एक क्या रखना कितना है, 20 से 25 लिमिट है कि आपकी अगर सिलोग अच्छी होगी तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं भी है तो आप 20 से ज्यादा भी कर सकते हो। तो जनरली अगर आप 5-7 दिन 20 से 30 तक के सिलोग करना स्टार्ट कर दोगे, तो 5-7 दिन बाद में ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड, आप टाइमर लगा के करोगे तो सारी चीजें आपको खुद को पता चलेगी कि आप किस वेव के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। तो सिलोग से 20 से 30 करनी है, सारी चीजें आपको समझने के बाद टाइमर लगा के करनी है, और 5-5 के सेट में करनी है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, कितने हो जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग बताओ, तो अप्रोक्स आपको 20 कोडिंग डिकोडिंग तो करने ही है रीजनिंग के, ठीक है। तो कोडिंग डिकोडिंग जहां से मिले आप 20 कोडिंग डिकोडिंग करें। डायरेक्शन के क्वेश्चन, अब पता है क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं कि सर डायरेक्शन तो हमें आता है, लेकिन आता है और जिस जो भी चीज आपको आ रही है आने के साथ में आप कितने टाइम में कर रहे हो डायरेक्शन। तो एक तरीके से जैसे सामने क्वेश्चन दिखा और आपकी स्पीड इस लेवल की हो जानी चाहिए कि 5 नंबर का जो या 4 नंबर का डायरेक्शन आता है तो आप 1.5 मिनट में उसके क्वेश्चन करके आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाओ। तो ये जनरली आपको करना क्या है, स्पीड, स्पीड पे वर्क करना है, वो भी ये भी डायरेक्शन भी टाइमर लगा के। कितने क्वेश्चन को रखना है आपको माइंड में, 15 क्वेश्चन को। ब्लड रिलेशन की बात करूं तो ब्लड रिलेशन देखो कुछ एग्जाम्स में पिछले 2 साल से देखें तो कुछ एग्जाम्स में थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ा के आ रहा है, मतलब इतना ज्यादा नहीं आ रहा, लेकिन एक लाइन ऐसा की पॉइंट होता है उसको हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो आप उस पर अगर पहले ही 20 या फिर मतलब कि 100 200 500 के लगभग अगर ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करके जाते हो तो ऑटोमेटिकली कोई भी क्वेश्चन है आराम से कम टाइम में चीजें सोल्व कर सकते हो। तो ये आपको 15 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के करने हैं, और ये डेली टारगेट है आपका, किसका, रीजनिंग का। अब बात करूं रैंकिंग का, क्योंकि रैंकिंग वाले में कई बार क्या होता है कि हमारी अगर यहाँ पे स्पीड नहीं होती है तो वहां हम सोचते रहते कि सर ये लेफ्ट में था, राइट में था, या लेफ्ट से इतने नंबर पे, तो हमें सोचना कुछ भी नहीं है वहां पे। सोचा अगर आपने सोच लिया 1 मिनट 2 मिनट, तो सोचो आपसे कितने लड़के आपसे लाखों आगे निकल गए। यानी सोचना नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस इस वे में के अंदर करनी है कि आपको जैसे क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन दिखते ही आपको ऑटोमेटिकली माइंड में 50% कैलकुलेशन तो वो माइंड में ही हो जाए, ठीक है। तो रैंकिंग के आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं डेली के डेली। अल्फा न्यूमेरिकल जो सीरीज है उसके कितने सेट निकालने हैं, 5-5 के 3 सेट, यानी 15 क्वेश्चन हो गए। तो अल्फा न्यूमेरिकल जो सीरीज होती है, अल्फा न्यूमेरिकल या मिक्स सीरीज की बात करूं, जैसे 5 7 डॉलर हैज 4 3 ए डी ई, ऐसा केस जो सीरीज आती है 20 से 25 के लगभग जो डिजिट आते हैं, उन डिजिट को आप 5-5 के 3 सेट निकालो तो किस चीज के हो गए, वो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के, और 5-5 के 3 सेट डेली प्रैक्टिस करनी, वो भी टाइमर लगा के। तो अप्रोक्स मेरा मतलब ये है कि जो भी आपका अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है या फिर ऑफलाइन कर रखी है कहीं भी, तो उसके अंदर आपको हर वे के अंदर देखे तो एक बार स्टार्ट में देखो तो 22.5 मिनट का टारगेट रखो, 22.5 या 23 मिनट के अंदर रीजनिंग कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको उसको 20 से कम टाइम के अंदर लाना है, यानी 20 मिनट तक आप रीजनिंग दे सकते हो। तो ऑटोमेटिकली अगर डीआई वगैरह जो भी आती है मैथ में तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 3 सेट हो गए आपके किसके, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के। उसके बाद बात करूं तो आपको पजल के 4 सेट निकालने हैं। अब बात करोगे सर ये कौन से के लगाऊं, यानी 4 सेट पजल्स के निकालने हैं, और बाकी का जैसे आगे मॉक टेस्ट देना होगा तो उसका भी पार्ट बता दूंगा। तो पजल में देखो कौन सी, प्री की तो कितने, यानी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो आप प्रीलिम्स के 3 से 4 पजल निकालें, वो भी टाइमर के साथ। और मेंस की जो कितनी पजल निकालें एक बार आप, तो 2 पजल निकाले, 2 या 2 से 3 पजल, ये इनफ है। क्योंकि आप एक तरीके से पहले आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो प्रीलिम्स के 3 से 4 पजल निकालें और मेंस के 2 से 3 पजल निकालें। यह आपका डेली टास्क रहेगा किसका, पजल का। तो आप एक बार देख सकते हो इनइक्वालिटी के 20 सिलोग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग 20, 15 ये हो गया, 15 हो गया ब्लड रिलेशन, और 20 क्वेश्चन रैंकिंग के। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज के 3 सेट हो गए और पजल के 4 सेट। तो अप्रोक्स डिपेंड करता है कि 3 से 4 में आप 3 से 3 निकालो, प्री के निकाल लिए, 2 निकाल लिए मेंस के, या 2 प्री के और 2 मेंस के। तो डिपेंड करता है आप पे कि कौन से लेवल के आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। तो मैं मानता हूं कि अगर आप थोड़ा अपर लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो जो ईजी वे होगा वो तो आराम से निकल ही जाएगा। तो हम अगर बाय द वे अपर लेवल थोड़ा सा आ भी जाता तो हम वहां ना फंसे, तो हमारे को थोड़ा सा लेवल अपर लेवल की तैयारी करनी चाहिए, तो छोटे वाला लेवल वो आराम से हमारे से क्लियर हो जाएगा। और एक्यूरेसी के साथ चीजें कवर करनी है टाइम के साथ। तो ये हमारा था रीजनिंग का।
तो ये पार्ट अगर आप रखते हो तो आपका आराम से 100% चीजें कवर हो जाएंगी। बट इसके अंदर आपको क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ में चीजें सोल्व करनी है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको डेली जो रीजनिंग का टास्क रहेगा उसके अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे आगे वाले पार्ट पे। अब चलो रीजनिंग का तो मेंस तक का हो गया, अब आता है आरआरबी पीओ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेबस, मतलब और वो भी किसका, प्री का। क्वांट का मतलब होता है हमारा जो अर्थमेटिक हो गया, डीआई हो गया, नंबर सीरीज हो गया, उस बेस में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो अगर प्री की बात करूं पीओ की, तो ये आरआरबी पीओ का जो प्री है उसके अंदर क्या पार्ट आता है, देखो लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें डीआई आई थी, डाटा इंटरप्रिटेशन के लगभग 17 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन। 17 का मतलब हो जाएगा कि अप्रोक्स 3 डीआई, डिपेंड करता है एक दो कम ज्यादा हो जाए, तो अप्रोक्स 3 डीआई, या देखो तो उसमें डिपेंड करता है कि 3 डीआई में से वो कौन सी दे, एक केसलेट दे दे या फिर 2 दे दे नॉर्मल। तो केसलेट इतनी ज्यादा टफ नहीं होती, लेकिन हम पहले से उसको दिमाग में फिक्स कर चुके होते हैं कि केसलेट डीआई आनी है, तो हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो जनरली अगर आप करने बैठोगे तो हमारे जो अर्थमेटिक क्वेश्चन होता है उसी बेस में एक पजल के टाइप में अर्थमेटिक क्वेश्चन को करते जाओगे, वही केसलेट डीआई हो जाएगी। तो आपको डरना नहीं है, उन चीजों पर अगर आप प्रैक्टिस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी केसलेट डीआई भी कवर होने लगेगी। तो ये डीआई का पार्ट था। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन आते हैं, फिक्स है वो। अब डिपेंड करता है, टॉपिक ही आपके 10 हैं तो 10 क्वेश्चन एक एक टॉपिक में से क्वेश्चन आ जाता है। एक आधा टॉपिक अगर कम ज्यादा हो जाए तो इतना कोई ज्यादा उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बात करूं तो न्यूमेरिकल जो नंबर सीरीज है, अब नंबर सीरीज में देखो पिछली साल से पहले मिसिंग तक ही आती थी, एवरेज कोई एक आधी शिफ्ट में अगर रॉन्ग सीरीज आ जाए तो अलग बात थी। लेकिन इस बार जैसे पिछले साल ट्रेंड चेंज हो चुका है, एक शिफ्ट में नंबर मिसिंग आती है और एक शिफ्ट में रोंग आती है। तो आपको दोनों चीजों पे प्रैक्टिस करनी है कि आपको डेली प्रैक्टिस कौन सी सीरीज, मिसिंग वाली भी करनी है और रोंग सीरीज पे भी वर्क करना है। तो ये दोनों चीजें आपको, इसको ज्यादा हल्के में मत लो, क्योंकि नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजीली हो जाएंगे। कब होंगे, जब हम बार बार उन पे प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ज्यादा ना तो 10 सीरीज तो ऐसी रखें, 5 तो फाइंड वाली मिसिंग रखें और 5 रोंग पे, उन पे दोनों पे वर्क करते जाए, तो शायद कि 100% ही आपका क्या कवर हो जाएगा, नंबर सीरीज का पार्ट कवर हो जाएगा। क्योंकि वहां देखो जब भी नंबर सीरीज दिखती है तो हम क्या करते हैं, सोचे ना। देखो एग्जाम्स आरआरबी का क्या है कि आपको प्रैक्टिस की ही मांगता है, वहां पे सोचना नहीं है कि सोचोगे कब, नहीं जब जैसे देखो सबको पता है भाई 2 और 2 4 होते हैं, सोचते क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इतनी बार प्रैक्टिस कर चुकी है कि उसको देखते हमारे पास में कोई भी वो डाउट नहीं होता। तो वही चीज आपको यहां करनी है। तो और बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन, तो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कितने, 5। अब डिपेंड करता है कि 5 की जगह पे आपको देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाए। अब कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बात करूं तो लास्ट ईयर आई भी थी कुछ शिफ्टों में, कुछ में ना आई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने क्वेश्चन आ जाए, 5 क्वेश्चन आ जाए। अब कोई सा भी कम ज्यादा हो सकता है, तो हमें वर्क किस किस पे करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे भी करना है, एक और चीज पे वर्क करना है। और वो चीज कौन सी है, देखो क्वाड्रेटिक हो गया, एक हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन पे भी आपको क्या करना है बताओ, वर्क करना है। और इसके भी कितने क्वेश्चन, 5। तो डिपेंड करता है, देखो या तो अप्रोक्सीमेशन आ जाए, नंबर सीरीज आ जाए, 5 ही आ जाए, 5 ही आ जाए, कोई सा भी आ सकता है, वो इंटरचेंज, उसको हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। तो जो चीजें आएंगी हमें तो प्रैक्टिस डेली करनी है, तो आपको डेली इन चीजों पे टाइमर लगा के वर्क करना है। ठीक है, ये मेरा आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स था। अगर बात करूं तो क्लर्क क्वांट एप्टीट्यूड सिलेबस जो प्री का था उसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर मेरे पास में कितने क्वेश्चन मिले थे मेरे को, 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तो डीआई के थे। ठीक है, क्लर्क वाले में, क्लर्क के प्री में। अर्थमेटिक की बात करूं तो 13 क्वेश्चन थे। तो डिपेंड करता है कि कोई से कोई पार्ट के 2 क्वेश्चन ज्यादा आ गए या किसी के 3 आ गए। तो हमें अर्थमेटिक का जो पार्ट था उसके अंदर कितने क्वेश्चन मिले थे, 13। तो 13 की जगह 10 हो जाए तो कुछ डीआई ज्यादा डाल दे, तो हमारे को ध्यान रखना है। सिंप्लीफिकेशन के देखो आरआरबी क्लर्क है, अगर आप देखो तो जो क्लर्क है तो क्लर्क में उनको कैलकुलेशन चाहिए, तो सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन देता है। सबसे आपको कम टाइम का अगर क्लर्क में सिलेक्शन चाहिए तो सबसे ज्यादा वर्क किस पे करना है, क्लर्क वाले पार्ट पे। तो 12 क्वेश्चन यानी कि सिंप्लीफिकेशन। अब बात करो आप अगर खुद लगा के आज प्रेजेंट में आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर 12 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका टाइम टेकन इतना हो जाना चाहिए कि 3 मिनट या 3.5 मिनट के अंदर अंदर ये 12 क्वेश्चन कवर हो जाने चाहिए, जो भी हमारे एग्जाम में है। तब जाके आप क्या होगा, उन लड़कों से बहुत ज्यादा अग्रेसिव चले जाओगे आगे तक कि आराम से चीजें कवर कर लोगे।
लेकिन क्या होता है कि कुछ लड़के 12 क्वेश्चनों में पहले प्रैक्टिस करते नहीं कि हमारे तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, और बाद में जब आप जाते हो उसके अंदर तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, 12 क्वेश्चन में 10 मिनट सोल्व कर रहा है। अरे तो 12 क्वेश्चन जो 3 मिनट के अंदर अंदर होने वाले थे आप 10 मिनट लगा रहे हो, इसका मतलब आप उन और लड़कों से तो बहुत पीछे हो गए। आप कब तो डीआई कर लोगे और कब आप अर्थमेटिक कर लोगे। तो पार्ट आपको ध्यान क्या रखना है बताओ, 12 क्वेश्चन यानी सिंप्लीफिकेशन के भी डेली 10 के सेट लगाने हैं। अब बात करते हैं नंबर सीरीज। तो वही बात, नंबर सीरीज तो पीओ में भी है और क्लर्क में भी, यानी आनी है। तो नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन मिसिंग आ जाए या फिर रोंग आ जाए, वो डिपेंड करता है कोई सा भी। तो बाकी का देखो अगेन वो क्वाड्रेटिक भी आ सकती है, कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि सिलेबस में है तो क्वाड्रेटिक भी आ सकती है, तो इसके भी 5 क्वेश्चन आ जाए, या फिर क्या हो जाए क्वाड्रेटिक हो गया नंबर या सिंपली, या फिर हो जाए देखो अप्रोक्सीमेशन। अब वो ऐसे भी तो कर सकता है कि अप्रोक्सीमेशन वाला जो पार्ट है वो कितना दे दे कि 12 में से 6 दे दे सिंप्लीफिकेशन, 6 दे दे अप्रोक्सीमेशन। तो इन दोनों चीजों पे आपको वर्क करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के भी 5 क्वेश्चन दे सकता है, 5 6 जो भी उसका अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग दे। तो ये हमारा पार्ट किसका हो जाएगा बताओ, क्लर्क क्वांट एप्टीट्यूड सिलेबस जो हमारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे उनका फॉर्मेट है। तो आपको वो टाइम बताता चल रहा हूं मैं साथ में कि आपको सिंप्लीफिकेशन के कितने टाइम यानी 3 मिनट के अंदर अंदर चीजें कवर करनी है, 10 या 12। तो आप डेली जब 12 या 15 क्वेश्चन का सेट लगाओ तो 3 या 3.5 मिनट में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। आगे बात समझ में। अब देखो हम चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड। हमारे आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों के जो अर्थमेटिक का पार्ट मैंने अभी आपको बताया था प्री का था, ठीक है। मेंस में थोड़ा सा उसका लेवल ही ज्यादा हो जाता है, सेम सा पैटर्न मिलता है आपको। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो कैलकुलेशन स्पीड पे, अब देखो कैलकुलेशन स्पीड के लिए आपको, क्योंकि मैंने अभी जो 12 क्वेश्चन बताए हैं कैलकुलेशन के या फिर उधर के अर्थमेटिक या जो डीआई होती है, डीआई के जो पार्ट होते हैं उनके अंदर आप क्या करो, जो भी आपके क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरा अर्थमेटिक कर लोगे, और लास्ट में जब कैलकुलेशन की बारी आएगी उस डीआई वाले क्वेश्चन में, तब एक लड़का तो कैलकुलेशन पूरा करता है और एक लड़का जो जिसको ट्रिक्स पता है और ट्रिक्स पे हर क्वेश्चन पे उसने इंप्लीमेंटेशन करना उन ट्रिकों का, तो वो लड़का आपसे कितना आगे चला जाएगा। अगर उसने 10 या 20 सेकंड भी बचाए हैं कैलकुलेशन में, तो वो सोचो 5 जैसे 10 होते हैं तो सीधा सीधा लगभग 3 मिनट के लगभग वो बचा लेगा। तो जनरली आपको उन चीजों पे वर्क करना है कि आपको टिप्स भी पता होना चाहिए, जो कि इस मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे कुछ सिंप्लीफिकेशन के पार्ट मैंने डाल रखे हैं, तो उन ट्रिप्स को आप यूज करो। जहां भी वो चीज दिखे आपको सिंप्लीफिकेशन में, कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिंप्लीफिकेशन में मिले, डीआई में आ गया, अर्थमेटिक में आ गया, वहां पे कैलकुलेशन का पार्ट है तो कैलकुलेशन वाले पार्ट में वो चीज आप यूज करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहली शर्त आपको ध्यान रखना, कैलकुलेशन स्पीड आपको 100% आनी ही चाहिए। इतनी चीजें अगर आप आरआरबी पीओ या क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टेबल एक तरीके से 1 to 50 है, यानी 1 से 50 तक की टेबल। टेबल का मतलब जैसे 30 तक तो आती है, सबको आनी चाहिए 30 तक, तो मतलब वन टाइम आनी चाहिए कि आपको जैसे वहां क्वेश्चन दिखा और उधर इसका सॉल्यूशन लिख दिया, ठीक है। जैसे आप 25 5 125 मायने में आता है ना, कहीं सोचा कि आपने कि 25 50 25 75 कुछ नहीं सोचा ना, तो सीधा सीधा आपको माइंड में इस पे प्रैक्टिस करनी है। तो आपको 1 से 50 ना 50 तक एक तरीके से ओवरव्यू पता होना चाहिए किसका, टेबल्स का, ठीक है। दूसरी शर्त क्या है, स्क्वायर पता होने चाहिए 1 से लेकर के 36 तक के स्क्वायर करना यानी वर्ग करना। तो आपको 1 से 36 तक के स्क्वायर या वर्ग आने चाहिए। अगर आपको 36 तक के स्क्वायर या वर्ग आ चुके हैं, बाकी का कुछ नहीं करना। आप बहुत जगह पे देखते होंगे यूट्यूब वाले बोलते हैं कि 36 तक के आपको स्क्वायर, इससे ऊपर वाले आने चाहिए 150 तक, वो 70 तक आने चाहिए, 50 तक। मैं बोलता हूं आपको 1 से 36 तक के ही स्क्वायर आने चाहिए, बाकी के 36 से 136 तक के 2 या 3 सेकंड में आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तो ये एक छोटी सी टेक्निक्स है, शॉर्ट ट्रिक मेथड है इसका, किसका, 36 से 136 का। तो इस पे आप अगर अभी से 5-10 दिन प्रैक्टिस करोगे तो सिंप्लीफिकेशन वाले 12 क्वेश्चन वो 3 मिनट के अंदर अंदर कर लोगे। तो ये जो आपको मिलेंगे, आप बोलोगे सर ये हमें तो आते ही नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमें 36 से 136 के स्क्वायर तो आते ही नहीं है। तो आप मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के जो यूट्यूब चैनल है वहां पे मेरा पहला या सेकंड वीडियो है, तो उस वीडियो में आप देखोगे तो वहां पे स्क्वायर दिए हुए हैं, उन स्क्वायर के ट्रिक्स को यूज करोगे। लेकिन वो कब आएंगे, जब आपको 1 से 36 तक के तो मुख जबानी याद हो, यानी इतने पे याद कर लो, बाकी का ये प्रैक्टिस पे कर लो, ठीक है। फिर बात करूं क्यूब, आपको 1 से 26 तक के आने चाहिए, इनफ है। अगर आपको 1 से 26 तक के क्यूब याद आते हैं तो आप इनफ है। क्योंकि अब बात करोगे क्यूब, यानी जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, वहां पे जब 2 साल 3 साल का टाइम आ जाता है तो वहां पे कई बार क्यूब निकालना पड़ता है, तो वो क्यूब आप पता होना चाहिए। तो 1 से 26 तक के अगर आपको क्यूब याद है तो आप 2 चीजें कर सकते हो। एक तो आपका
जो नंबर सीरीज आता है मिसिंग या रॉन्ग, वहां डायरेक्टली क्यूब आ जाता है। कई बार क्यूब का डिफरेंस आ जाता है 11 12 13, 11 का जैसे 13 31, 12 का 17 28, 13 का 21 97, 14 का 27 44, 15 का 33 75। तो ये आपको 1 से 36 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है। फिर बात करता हूँ परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन। तो लगभग जो परसेंटेज आप अगर मैथ या डीआई करोगे तो आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन आनी चाहिए। जैसे कि बात करूं नॉर्मली 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5, 66 से ही 2/3 की कितनी होती है 2/3, और अगर 16 से ही 2/3 की कितनी होती है। तो ये पार्ट आपको सारी चीजें आनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन का जो पार्ट आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। बाकी का मैं टेलीग्राम, हमारा जो ग्रुप टेलीग्राम चैनल है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के नाम से, उस टेलीग्राम चैनल पे भी मैं वो ग्रुप वो डाल रखी है और बाकी की चीजें और डाल दूंगा। यानी कि आपको परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन टेबल अच्छे से आनी चाहिए, और स्क्वायर एंड क्यूब रूट है दोनों का आने चाहिए, ट्रिक पता होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट आ गया तो मैं क्या करूं, क्यूब रूट आ गया तो मैं कैसे ट्रीट करूं। तो वो आपको कहां मिलेगा वीडियो, वो आपको वही मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको जो वीडियो डाले हुए हैं क्यूब रूट और स्क्वायर रूट को, वो आप देख सकते हो और उन पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर बात करूं बोर्ड मास। तो बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट अगर आता है तो बोर्ड मास वाले में के अंदर पहले सोल्व क्या किया जाता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये बोर्ड मास वाला रूल। तो ये हमारा अगर ये पार्ट आप डेली करते हो तो ऑटोमेटिकली, और ये चीज तो आपके माइंड में रहनी चाहिए एनी टाइम, जो भी बैंकर्स है बैंक की प्रिपेयर कर रहा है उसको ये सारी चीजें माइंड में रहनी चाहिए। अब बात करता हूं मैं जस्ट इसके आगे, डेली टारगेट फॉर मैथ आपका क्या रहे, यानी डेली मैथ का जो टारगेट है वो क्या रहना चाहिए कि आप डेली वे के अंदर क्या करो। तो सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के 30 क्वेश्चन और 10-10 के सेट लगा लो, 10-10 के 3 सेट होने चाहिए, या फिर आप 5-5 के, मेरे अकॉर्डिंग तो 10-10 के लगा लो, ठीक है। जो भी आपको बुक्स में मिले या फिर कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो चाहे ऑफलाइन हो, तो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन दोनों के 30 सेट होने चाहिए, 15 सिंप्लीफिकेशन हो जाए 15 अप्रोक्सीमेशन, दोनों चीजों के आपको डेली के करने हैं। अगर आपने 10 या 15 दिन ये चीजें कर ली तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आप जो 12 क्वेश्चन आज 10 मिनट में कर रहे थे वो 3 मिनट के अंदर अंदर कवर करते जाओगे, ठीक है। दूसरा देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। दूसरा नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, इन्हें 10 क्वेश्चन के अंदर 5 तो कौन से हो जाएंगे और 5 कौन से हो जाएंगे। ये 5 तो वो होंगे जैसे कि मिसिंग सीरीज आ गई, क्या आ गई मिसिंग सीरीज। ये 5 अगर रॉन्ग सीरीज, तो आपको डेली जब भी आपको टाइम मिले आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले टाइम, और जब भी आपको मिले तो आपको ये चीजें करनी है कि मेरे को 5 तो करना है मिसिंग और 5 करना है रॉन्ग सीरीज। आगे बात समझ, टीआई के 4 सेट तो आपको प्रीलिम्स के करने हैं, यानी डाटा इंटरप्रिटेशन के 4 सेट करने हैं। और ध्यान रखना इस डीआई वाले पार्ट में जो कैलकुलेशन का पार्ट आता है वहां पे आपको ये जो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट थे जो ट्रिक्स थे, और बाकी की इस वीडियो पे जाए या इससे पहले वाले जो वीडियोज है वहां देखोगे तो ये ट्रिक्स वाला पार्ट आपको इंप्लीमेंट करना है उस क्वेश्चन के साथ, तो डीआई आराम से हो जाएगी। तो 4 तो डीआई प्रीलिम्स के निकालनी है, 3 डीआई मेंस लेवल की, तो आपको मेंस या प्री की डिवाइड प्रोवाइड हो जाएगी, या फिर आप कहीं से बुक्स वगैरह में पढ़ रहे होंगे टेस्ट दे रहे होंगे, तो यहाँ प्री और मेंस के 3 और 4 के हो जाएंगे प्री के। अर्थमेटिक क्वेश्चंस यानी 20 से 30 अगर आपको अच्छी से आ रखा है तो आप 20 से मिक्स टॉपिक, यानी मिक्स होने चाहिए कि आप आज आपने 2 टॉपिक इसमें, 3 इसमें से, 4 क्वेश्चन इसमें से, तो 20 से 30 मिक्स टॉपिक यानी सारे टॉपिक हो गए, 20 से 30 अर्थमेटिक के क्वेश्चन होने चाहिए। अब बात वही आती है कि आप अर्थमेटिक में भी सिंप्लीफिकेशन ट्रिक लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब कंसेप्ट जैसे आपके क्लियर हो जाएंगे तो सारी चीजें कवर होती जाएंगी और आपका अर्थमेटिक आराम से हो जाएगा। फिर बात करूं डाटा सफिशिएंसी एंड Q1 Q2 टाइप वीकली 30। अब ये सारा करने के बाद मानता हूं कि टाइम कम मिले तो आपको वीकली जब भी टाइम मिले 30 क्वेश्चन कौन से करने हैं, 15 तो डाटा सफिशिएंसी लगा देना, और Q1 Q2 यानी डाटा सफिशिएंसी तो कौन सी होती है कि आपके पास में 2 क्वेश्चन दे देगा, कथन दे देगा कि बताओ मेरे को ये आंसर चाहिए, तो पहले वाले कथन यानी पहले वाले स्टेटमेंट से यूज कर सकता हूं अकेले से या दोनों से, तो दोनों पार्टों से यूज कर सकता हूं या नहीं, तो वो तब होगा जब हमारे अर्थमेटिक के कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन यानी आंसर तो निकालना नहीं है, बस यही हमारे को जजमेंट देना है कि हाँ इन दोनों चीजों से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। फिर बात करूं तो देखो Q1 एंड Q2, तो Q1 एंड Q2 के लिए क्या केस होगा कि आपके पास में 2 स्टेटमेंट होंगे Q1 एंड Q2,
बोलेगा बताओ पहले का जो भी सिंप्लीफिकेशन या अर्थमेटिक का पार्ट हो चाहे कुछ भी हो, तो Q1 का जितना वैल्यू निकल के आएगा Q2 की जितनी वैल्यू निकल के आएगी उन दोनों में बोलेगा, कंपैरिजन करवाएगा, बताओ ज्यादा कौन सा है, पहला या दूसरा। तो आपको Q1 Q2 और वीकली 30 होने चाहिए। अब आपके अकॉर्डिंग आप किस वे के अंदर ये चीजें कवर करते जाओ। तो डाटा सफिशिएंसी के और Q1 एंड Q2 के 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जनरली आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डेली टारगेट फॉर मैथ्स का जो आपको करना है। इतना अगर आप सीरियसली ईमानदारी से करते जाओगे तो आपकी हर चीजें अच्छी से कवर हो जाएगी। आप खुद को कॉन्फिडेंस आएगा जब आप टेस्ट दे रहे होंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन जहां भी आप कर रहे हो। अब बात करते हैं, देखो अब ये तो हो गया हमारा पीओ के, अगर वो चीजें करोगे तो मेंस और प्री आराम से कवर हो रहा है। उसके बाद जैसे मेंस के लिए, स्पेशली मेंस के लिए मैं एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है। तो यहां देखो तो आरआरबी इसके बाद में जैसे आपका प्री क्लियर हो चुका है, आपने मैथ और रीजनिंग अच्छे से कर ली और अच्छी स्पीड है और आप सारी चीजें सही वे में के अंदर कर रहे हो। जैसे मैंने एक छोटा सा रोड मैप आपको बताया, अगर आप ईमानदारी से रोड मैप को यूज करोगे तो 100% श्योर की हूं कि आपको ये सारी चीजें आप प्रीलिम्स निकाल के मेंस में बैठ जाओगे। अब बात करते हैं आरआरबी पीओ की। मेंस में दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? मैथ, रीजनिंग, दो तो होते हैं, इंग्लिश या हिंदी। अब पहला एग्जाम इंडिया का बैंकिंग सेक्टर में ये ऐसा है कि कुछ लड़के बोलते हैं सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं, और कुछ बोलते हैं सर हमें तो हिंदी में व्याकरण वगैरह आती नहीं। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों में से एग्जाम के टाइम पे दोनों चीजें खुलेंगी, तो आपकी दोनों होगा, दोनों में ही पार्ट सेम सही, बस पार्ट आपको जो चीजें समझ में आ रही है उस पर टिक कर दो। यानी इंग्लिश में अगर आप लेना चाहते हो तो इंग्लिश ओपन कर लो, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, हिंदी लेना चाहोगे तो हिंदी, दोनों साथ में नहीं होंगे, एक चॉइस है। आप एग्जाम में बैठोगे वहां पे दोनों पेपर खुलेंगे तो आप कोई सा भी दे सकते हो, हिंदी दो चाहे इंग्लिश दो। तो जनरली आपको अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का जो मेंस का पेपर था उसके अंदर इंग्लिश के पार्ट कौन कौन से आए थे वो बता दूं थोड़ा सा। रीडिंग आरसी आया था, रीडिंग कंप्रेंशन, उसके 8 क्वेश्चन के अप्रोक्स आए थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 से 6 क्वेश्चन थे। एरर डिटेक्शन के कितने? 3 से 4 क्वेश्चन। जो आपका ग्रामेटिकली पोर्शन है वो आपको 100% की ग्रामर के सारे रूल्स पता हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। पैरा जंबल्स के क्वेश्चन थे आपके 5। वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन कितने थे? 5। और मैथ और मैच द कॉलम, जो कॉलम के थे वो कॉलम दे रखे थे और बोल रहा कि इनको मैच करो कि इसका सेटिस्फेक्शन इसके साथ है या नहीं। तो कॉलम द मैच के 5 क्वेश्चन, ये मेंस का पार्ट है क्योंकि प्री में तो आता नहीं है, मेंस में है। और है डबल फिलर, और डबल फिलर यानी दो दो एक तरीके से बॉक्स थे, तो वहां पे आप डबल फिलर्स वाले के 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। सेंटेंस करेक्शन के भी कितने क्वेश्चन थे? 3। तो ये एक लास्ट ईयर का जो रोड मैप है कि आपके क्वेश्चन कितने आए थे किस वाले पार्ट में। तो अब देखो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर करनी है, किसके लिए? इंग्लिश वाले पार्ट के लिए, ठीक है। फिर मैं बात करता हूं डेली टारगेट फॉर इंग्लिश। ये तो इंग्लिश का था, करना क्या आपको? देखो रीडिंग यानी कोई भी आप डेली एक एडिटोरियल लें, चाहे आप द हिंदू का लें, चाहे आपका कोई बैंकिंग सेक्टर का लें, चाहे कहीं से भी लें, ज्यादातर वहां पे आपको बैंकिंग सेक्टर से ही वर्ड मिलेंगे। तो एक तरीके से, या फिर जो करंट में न्यूज़ें चल रही हैं वो वाले वर्ड मिलेंगे। तो जनरली वहीं से कोई पैराग्राफ अगर आता है तो रीडिंग का कितना हो जाएगा? 1 घंटा आप एक तरीके से उसकी रीडिंग स्किल करें। अब जब भी आपको एडिटोरियल वगैरह कुछ पढ़ेंगे आरसी वगैरह, तो उसकी जो वोकेब होती है वो अगर आप साइड में कुछ नई वोकेब मिलती है उसको साथ के साथ कॉपी में नोटबुक में लिखते जाएं और उनको हर 7वें दिन आप रिवाइज करें, तो आपको एक तरीके से कुछ टाइम बाद में बहुत सारी वोकेब आपके सामने कवर हो जाएंगी, ठीक है। 20 वोकेब, नई वोकेब जो है वो आपको हमेशा पर डे फिक्स करनी है कि आपको 20 वोकेब पर डे करनी है। एरर यानी जो ग्रामेटिकली एरर के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। तो ये चीजें आपको इंग्लिश अगर आप चूज करते हो तो ये चीजें आपको कवर करनी ही होंगी, ठीक है। पैराजम्बल एंड सीटिंग अरेंजमेंट के 5 सेट या 5 अगर बात करो तो 5 निकालो या 5 से कम भी कर सकते हो आप, तो लगभग आपकी पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 से 4 करो या फिर 5 करो। तो पैराजम्बल और सीटिंग अरेंजमेंट के 5 सेट या 5 से कम 3 या 4 तक आपको करने ही है पर डे। फिलर्स एंड वर्ड स्वेप के 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। फ्रेजल रिप्लेसमेंट के 30 क्वेश्चन आपको करने हैं। और रीडिंग कॉम्प्रेंशन यानी के 2 सेट, आरसी के 2 सेट आपको लगाने, और वो क्या था? रीडिंग यानी एडिटोरियल का जो पार्ट है वो आपको डेली है कि यूज करना है। क्लोज टेस्ट कितने? 2 सेट, 2 सेट आपको क्लोज टेस्ट के करने हैं। बाकी का जहां भी आपको वोके मिले, जहां भी आपको ग्रामेटिकली पार्ट पे दिक्कत हो, तो एक तरीके से या तो आप हमारे चैनल पे जो ग्रामेटिकली जो पार्ट के कुछ
वीडियोस डाले हुए हैं जो आगे डाल दिए जाएंगे, उनको आप देख सकते हो, वहां से आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा पार्ट कौन सा है कि इन चीजों में आप आराम से सारी चीजें कवर करते जाओगे। बाकी का जैसे आपको अगर स्पेशली इंग्लिश वगैरह के लिए कुछ क्लासेस चाहिए तो यहाँ पे यूट्यूब से आप कर सकते हो। दूसरा मैक्सिमस कैरियर अकेडमी जो यूनिट ऑफ प्रयास सीकर से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये पार्ट आपका किसका हो जाएगा अगर आप इंग्लिश चूज करते हो, किसमें, मेंस में। दोनों के अंदर सेम पैटर्न रहेगा। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आरआरबी पीओ और क्लर्क्स का जो पार्ट है उस पर आप डेली यूज करते जाओ, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस का पार्ट हो जाएगा। अगर अब मैं बात करूं हिंदी में, कुछ बोलते हैं सर मैं हिंदी लूंगा, तो आरआरबी पीओ और क्लर्क की हिंदी का जो सिलेबस है मेंस का, प्री में तो आती नहीं है, तो अगर आप हिंदी लेते हो आपको क्या मिलेगा, गद्यांश मिलेगा। गद्यांश का मतलब वो जो इंग्लिश का पैराग्राफ था वो यहाँ मिल जाएगा, गद्यांश बोल देंगे। उसका जो पैराग्राफ के आपके 10 क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स था क्लर्क या पीओ का जो मेंस का, उसके अंदर क्वेश्चन थे अप्रोक्स। वाक्य में त्रुटि जो हम इंग्लिश में एरर बोलते हैं, यहाँ पे वाक्य में जो त्रुटि होती है उस वाक्य की त्रुटि को एक 5 क्वेश्चन आपको यहाँ मिले थे। ये लास्ट ईयर का पैटर्न और अप्रोक्स यही मिलता है हर साल। पीछे के 2-3 साल 4 साल 5 साल देखोगे सेम पैटर्न मिल रहा है। खालिस्तान यानी जो एक तरीके से रिक्त स्थान होंगे, बताएंगे कि बताओ इनमें इस जगह पे कौन सा फिलअप है, तो एक तरीके से वो आप डेली कोई एडिटोरियल हिंदी के अच्छे से पढ़ो, ये जो संपादकीय पृष्ठ आता है वो पढ़ें, या फिर कोई आपके पहले आरसी एक इंग्लिश में जो होता है उसके अकॉर्डिंग आप सारी चीजें हिंदी वाली जो गद्यांश वगैरह पढ़े तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। यहाँ को ग्रामेटिकली का हिंदी में इतना ज्यादा पोर्शन नहीं होता, सारा खेल किसका होता है, आपके गद्यांश हो गया, जो लाइन टू लाइन चीजें आप डेली यूज करते जाते हैं। वाक्य व्यवस्थीकरण यानी वो जो बोलेगा कि बताओ ये पहले आएगा ये बाद में आया, तो इसका एक क्वेश्चन था। समानार्थी यानी समानार्थी जो क्वेश्चन थे आते हैं उनके, यानी कि बताएगा कि इसका सिबलिंग क्या है, तो या इसका सिमिलर क्या है, तो इसके 2 क्वेश्चन थे। विलोम शब्द का जो क्वेश्चन था वो कितना था, 1, और शब्दकोश के क्वेश्चन थे यानी 7। अब शब्दकोश बोलोगे सर कितना क्या होता है, शब्दकोश होता है जैसे हमारे डिक्शनरी में कि इंग्लिश में क्या होता है, इजीली हम कर सकते हैं कि इस डिक्शनरी में से ये क्वेश्चन, ये जो मीनिंग है ये पहले आएगी या फिर ये बाद में, तो वो तो हम अल्फाबेट देख लेते। हिंदी में क्या करें, तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया जाएगा यहाँ पे आपको, और बाकी का जैसे आपको बस उसका एक पार्ट तैयार करना है तो आपको 7 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी डेली, ठीक है। मुहावरे या फिर लोकोक्तियां जो नॉर्मली बेसिक से पूछता है, जो आपने अगर 10 तक नॉर्मल हिंदी अगर आपके सब्जेक्ट रही है तो आराम से मुहावरे लोकोक्तियां हो जाएंगे। प्रत्यय उपसर्ग नॉर्मल एक एक क्वेश्चन आता है दोनों का, वो भी इजीली हो जाएगा। तो ये पार्ट अगर आप देखो तो हिंदी का होगा। बस हिंदी वाले पार्ट में आपको करना क्या है, स्पीड, पढ़ने की जो स्पीड है ना, आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए कि कम, कि पैराग्राफ थोड़ा बड़ा आता है तो आप बहुत जल्दी उस पैराग्राफ को पढ़ सको। ये आपका हिंदी का पार्ट जो था वो हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई ग्रामर के रूल नहीं रटने, कुछ भी नहीं रटना, क्योंकि हिंदी के अंदर कोई भी ग्रामर व्याकरण वाला जो व्याकरण का केस है वो ज्यादा नहीं आता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं बात करूं, एक हमारे पास में क्या आता है, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, देखो 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन, आधे नंबर का एक क्वेश्चन होता है यानी 20 नंबर का। तो ये 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, एकदम बेसिक वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो इस बेसिक वाले पार्ट के लिए कंप्यूटर जो मेंस में आएगा, तो देखो कंप्यूटर जनरेशन पढ़ना कि कौन से टाइम पे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था, सबसे पहले किसका बना था, तो ये पार्ट आपको कंप्यूटर कौन से पार्ट से यूज आते हैं ज्यादा क्वेश्चन, कंप्यूटर जनरेशन से आते हैं, एमएस ऑफिस से आते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस पूछ लेगा, इंटरनेट से पूछ लेगा, कंप्यूटर शॉर्टकट्स जो की होती है कि इसको दबाऊं तो इसका प्रेस करने से ये आएगा, इसका प्रेस करने से ये आएगा, गूगल स्प्रेडशीट के बारे में पूछ लेगा, प्रोटोकॉल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, वायरस रिलेटेड क्वेश्चन और एफटीपी। ये वो टॉपिक्स हैं जनरली ज्यादातर पूछे जाते हैं, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन जो अलग से आता है तो वो तो सबके लिए ही नया होता है, तो उस पार्ट में हमें ज्यादा नहीं जाना। तो जनरली आपको देखो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों पे आप डेली प्रैक्टिस करते जाओ। तो कंप्यूटर नॉलेज सिलेबस आपके पास में ये सारा मैंने दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट लें और इसका तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। और ऐसे नहीं कि आपको बाद में अगर आप मेंस प्री क्लियर होते हो तो कि आप सोचेंगे अब जाके मैं मेंस कवर कर लूं, तो शायद आपको वो चीजें कम टाइम मिलेगा नहीं वहां पे। तो अभी से मेंस की स्ट्रेटजी के साथ में प्रिपेयर करके चलना है हमें, कि हमें जैसे ही प्री निकलता है उस टाइम पे हम बस हमारे पास में प्रैक्टिस और रिवीजन का ही रहे, हमारे पास ये प्रेशर ना आ जाए उस टाइम पे कि हम ये चीज करें सर, ये चीज करें ना, मेरे का कंप्यूटर हुआ ना, मेरी हिंदी हुई ना, मेंस की पजलें हुई, तो मैं क्या करूं। तो आपको मेंस लेवल पे लेके चलना है उन चीजों को, और अभी से प्रिपेयर स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब देखो बात करूं तो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस का जो एक मेजर टास्क है, तो अगर मैं देखूं तो लास्ट 1-2 साल से देखूं तो 1-2 साल पहले करंट अफेयर आता था, ठीक है।
उससे पहले 15 क्वेश्चन फिक्स होते थे कि आपके कोई राजधानी पूछ ले या फिर क्या पूछ ले, बजट के क्वेश्चन। तो लास्ट ईयर के कोई भी पेपर में जनरली रेयरली एक आधा क्वेश्चन बजट का पूछा था, ना कोई राजधानी पूछ रहा है ना कुछ और पूछ रहा है। तो अब देखो करंट अफेयर पूछ रहा था और लास्ट ईयर वापस एकदम से करंट अफेयर से वो हटने लगा आईबीपीएस, क्योंकि आईबीपीएस जाना ही क्या जाता है हर साल कुछ ना कुछ नया क्रिएशन के लिए। तो अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर को वेटेज देना आपको 40 से 60%। अगर 40% करंट अफेयर आएगा तो 60% बैंकिंग और फाइनेंस का पार्ट आएगा। अगर अप्रोक्स 60% करंट अफेयर आएगा तो 40% बैंकिंग और फाइनेंस का। तो डिपेंड करा मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो जो पैटर्न इस बार जो चेंज होता आ रहा है, तो उसके अंदर अगर बात करूं तो करंट अफेयर के क्वेश्चन इतना ही वेटेज होता है 40% के अप्रोक्स, 60% का वेटेज किसका देगा वो बैंकिंग और स्टेटिक्स का पार्ट। जो बैंकिंग फाइनेंस और स्टेटिक्स का जो पार्ट है उसको शायद इस बार वापस डाल दे, क्योंकि 2 या 3 साल से वो पैटर्न यूज ही नहीं कर रहा। तो इस बार आपको देखो अभी से बैंकिंग फाइनेंस को साथ में लेके चलना है, क्योंकि लड़के क्या करते हैं करंट अफेयर पे डिपेंड रहते हैं। अगर करंट अफेयर 40% डाल दिया तो 60 क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, और ये तो फिक्स है नहीं कि 40 आप पढ़ के जाओगे वही करंट अफेयर आ जाए। अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो एक तरीके से हमारे दिक्कत हो सकती है। तो आपको करना दोनों चीजें हैं, तो अभी से एक एक दो दो टॉपिक बैंकिंग के करते जाओ, करंट अफेयर के करते जाओ। अगर मैं बात करूं तो देखो बैंक करंट अफेयर कितने महीने का करना है, लास्ट आपकी सितंबर में एग्जाम है, ठीक है। तो अभी जून जुलाई अगस्त 3 महीने का करंट अफेयर तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, मतलब कि हर टाइप से, चाहे कोई भी यहाँ पे योजना हुई हो, कोई भी स्टेटिक्स हुआ हो, या फिर कोई भी जैसे यात्रा हो किसी भी पीएमक्यू हो, या फिर कोई जैसे कि राष्ट्रपति की यात्रा हो, तो कुछ भी हो, तो 3 महीने का जो करंट अफेयर है वो तो आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, पहला काम। दूसरा ये तो 100% होना चाहिए कि 3 महीने में तो कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन जो डेली वाइज करते जाओगे, डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे, द हिंदू पढ़ो या फिर तो द मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, तो उनसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो और या फिर कोई भी आप करंट अफेयर के जहां से भी आपका स्टेबल हो। बाकी का जो हमारा टेलीग्राम है वहां पे हम डेली करंट अफेयर या फिर स्टेटिक्स का जो पार्ट डालते हैं वहां पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमस कैरियर अकेडमी का टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखो 3 महीने का करंट अफेयर, सर आप बोलोगे कि 3 महीने का ही आता है क्या करंट अफेयर, तो इससे पहले का मतलब इससे पहले के जो 3 महीने है ना उनका भी करंट अफेयर आपको थोड़ा मोटा मोटा सा देख लेना है। तो 3 महीने का करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता है, और बाकी का 3 महीने पहले वाला जो होगा उसके अंदर थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। दूसरा इस बार की अगर मैं बात करूं, पिछले साल कोई एग्जाम में बजट के बारे में नहीं पूछा था, तो जनरली इस बार आपको बजट अगर वो देखने को मिल सकता है, तो बजट का जो क्वेश्चन होगा उस पर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। और बजट का अभी से करोगे तो एग्जाम तक तो आप 2-3 बार 1-1 घंटे आधा आधा घंटा भी दोगे, तो एग्जाम तक आपको सारी चीजें बजट वाली कवर हो जाएंगी। बाकी की जो योजनाएं हैं या फिर जो हम बैंकिंग वाले जो बैंकिंग के टेलीग्राम पे ग्रुप पे जो डालते हैं उन चीजों को आप डेली डालते हैं, तो उन डेली करंट अफेयर वगैरह को करते जाएं, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा करंट अफेयर बैंकिंग और फाइनेंस वाला पार्ट, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसके आगे की पॉइंट फॉर मॉक टेस्ट। अब देखो मॉक टेस्ट की बात ही आ गई, सारा हमने पैटर्न कवर कर लिया, जो मैंने बताया वो टास्क आपको डेली वाइज रखने हैं। अब बात करता हूं की पॉइंट फॉर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे देना है, अब जैसे आप कोई भी मॉक टेस्ट ऑनलाइन दें चाहे ऑफलाइन दें, सबसे पहले करना क्या आपको, पहला काम हो जाएगा मॉक टेस्ट का, आपने जो भी क्वेश्चन कर पढ़े हुए हैं जो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के पहले टॉपिक टेस्ट दे दो। टॉपिक टेस्ट कंप्लीट करो फटाक से, और टॉपिक टेस्ट करके और डेली का कितना मॉक टेस्ट रखोगे, एक मॉक टेस्ट रखो, एक मॉक टेस्ट लगाओ। अब आपको जब भी टाइम मिले आपने मॉक टेस्ट लगा दिया, आपके नंबर जितने भी आए हों, तो डिमोटिवेट नहीं होना। जब आप स्टार्टिंग स्टेज में रहोगे तो शायद आपके कम आ जाए या ज्यादा आ जाए, तो आपको मॉक टेस्ट के टाइम पे डिमोटिवेट नहीं होना। करना क्या है, बस इतना देखना कि मेरे को 80 क्वेश्चन करने को मिले हैं नए क्वेश्चन, तो मैंने उनमें इतना अचीव करा, इतने मेरे से नहीं हुए। तो जनरली आपको उन क्वेश्चनों पे जो नहीं हुए ना उनका आपको क्या करना है, एनालिसिस। पता है सिलेक्शन का जो सक्सेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट की होता है वही क्या होता है, एनालिसिस। आपने एक क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट दे दिया, एक मॉक टेस्ट को अगर आप एनालिसिस करते हो तो ऑलवेज आपको 3 घंटे या 2 घंटे 2.5 घंटे के लगभग उसमें एनालिसिस में लग जाते हैं। अब एनालिसिस इस वे में होना चाहिए कि अगर उस टाइप के अर्थमेटिक या डीआई वगैरह अगर पजल कोई आ जाती है आपसे, जो अभी गलती हुई है इस मॉक में, वो अगर आगे आएगी तो आपसे वो गलती नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझे, तो जनरली आपको जब मॉक दोगे तो करना क्या है, एनालिसिस करना है मॉक देने के बाद में, तो अप्रोक्स 2-3 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो धीरे धीरे आप अगर शुरू में 3 घंटे लगे, फिर धीरे धीरे करते जाओगे, आपका पेपर चेंज बढ़िया स्कोर होता जाएगा और मॉक टेस्ट आपके अच्छे से होते जाएंगे। और फाइनली जब लास्ट के 2-4 पेपर 5 पेपर 10 पेपर दोगे
तो आपको बस रखना क्या है, एक मॉक टेस्ट लगाओ फिर, और बाकी का सारा अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आप 2 मॉक्स चालू कर दो, एक सुबह एक शाम को। कब, जब 15 दिन आपके हो गए, 15 डेज में अप्रोक्स आपने हर चीजें लगभग लगभग सारी कवर कर ली है, तो आप 2 मॉक लगाओ, 2 से ज्यादा मत लगाओ। कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कईयों के कि मैंने जैसे कि मान के चलो कोई भी है वो बोल रहा है कि मॉक लगाओ, अब मॉक लगाने पे टाइम कम मिला, जैसे ही टाइम कम मिला या फिर आपको जो भी कुछ भी हुआ हो और आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए ज्यादा, तो आपको मैंने पहला वर्ड बोला था डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि ये मान के चलना है कि मेरे को 80 क्वेश्चन मिले हैं, किस चीज के लिए, नए क्वेश्चन मिले हैं सोल्व करने के लिए। फिर दूसरा काम क्या हो जाएगा, आपको अपना 100% देना है उस मॉक में, जितना आपने प्रिपेयर कर रहा है, जितने टॉपिक कवर करने हैं उन पे 100% देना है, ठीक है। कई बार क्या होता है मॉक में गलती आ जाती है पजल वगैरह में, तो आप उसको डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर गलती आ गई तो वो आगे वाले जो मॉक वगैरह ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसने दी है तो हमें दिक्कत ना हो। अब देखो सबसे पहले मैंने अभी आपको क्या बताया था मॉक टेस्ट के लिए, कि मॉक टेस्ट को करना क्या, आपको 2 मॉक लगाने, उसके ज्यादा मॉक नहीं लगाने। कुछ बोलते हैं कि जैसे मैंने मॉक दे दिया, अभी थोड़ी देर बाद में सोचोगे ना इस बार तो मैं बहुत अच्छा कवर कर दूंगा, तो यानी कि आपको 2 मॉक या 1 मॉक का एनालिसिस करोगे तो वही आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बजाय आप एक दिन में 2-2 4-4 5-5 मॉक देने पे लगे हो। तो यानी कि 1 या 2 मॉक टेस्ट दो, उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा 15 डेज का टारगेट रहेगा, तो शायद आप इस चीज को अच्छे से कवर कर पाओगे। और मैं ये मानता हूं कि इस बार का आरआरबी पीओ और क्लर्क अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, जो मैंने स्ट्रेटजी प्लान बताया है, तो उस वे के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। बाकी का देखो, अगर आप मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के साथ में ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको 2 चीजें मिलेगी। एक तो जैसे अब जो टाइम मिला है उसके अंदर आपको जैसे एग्जाम, जो हमारी क्लासेस 8 से 1 बजे तक रहती है, 1 बजे बाद में आपको क्या मिलेगा, जैसे आप 1 घंटे जो भी आपका टाइम होता है कि आपने मतलब ये खाना वगैरह लंच वगैरह किया, उसके बाद यहीं पे आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। आप यहीं पे 1 घंटा मेंस के साथ के साथ मेंस वाले डीआई मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो साथ के साथ करवा दिए जाएंगे, बाकी का यहीं पे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के साथ एक बार ज्वाइन होए, और ज्वाइन होकर अपने जो सपने आपने आरआरबी पीओ और क्लर्क में जाने के लिए जो बनाए हैं, उन सपनों के लिए आप अच्छे से उनके पास जाने की कोशिश करो और फाइनली आप उन सपनों को अचीव करो। जैसे आपका पीओ या क्लर्क का जो मेंस निकल जाएगा, उसके बाद में इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी, तो वो सारी चीजें आगे होती रहेंगी। तो जैसे आज आपको मैंने एक छोटा सा रोड मैप बताया है, तो अगर आप सीरियसली उसके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो तो एक तो पहला काम मैक्सिमस कैरियर एकेडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। दूसरा, यहाँ पे एक तरीके से अगर आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैक्सिमस कैरियर एकेडमी यूनिट ऑफ प्रयास जो कोचिंग है वहां पे आके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको आपकी जो सक्सेस है उसमें जो टाइम होता है, क्या होता है कि कम टाइम में अगर सिलेक्शन चाहिए तो लोग किसकी तरफ जाते हैं, बैंक की तरफ, क्योंकि कम टाइम का पार्ट ज्यादा नहीं होता, तो कम टाइम में आराम से इजी वे अगर सही डायरेक्शन मिले, एक अच्छा सा रोड मैप मिले, तो आराम से आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो थैंक यू, आज आपको ये तो छोटा सा रोड मैप दिया है। इसके बाद में जैसे मैं कुछ चीजें और लेके आऊंगा मेंस के लिए, बाकी की जो मेरी क्लासेस होती रहती है यूट्यूब पे, तो आप देखते रहें, और बाकी की इंग्लिश की चलती है, रीजनिंग की चलती है, तो जो भी क्लासेस होती हैं उन सारी क्लासेस को आप देखते रहें पैरेलली, और बाकी के प्रैक्टिस पे ध्यान दें। और बाकी का जो अब ऐसे हमेशा पॉजिटिव वे में रहें, जब भी पेपर दो तो 100% उस पर ईमानदारी के साथ वर्क करोगे तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं कि आप 5-6 महीने में ना निकाल सको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया उस पर आप अच्छे से वर्क करें, ठीक है। थैंक यू।